हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के सभी विषय का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और आपदा प्रबंधन से सभी प्रश्न रहेंगे। ठीक है, और सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे और 2025 के एग्ज़ाम में आने वाला सब प्रश्न रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है जो कि हिस्ट्री का है। फर्स्ट प्रश्न कहता है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी की एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं थी उनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए एकीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए किसी भी चीज़ या लोगों को मिलाने की प्रक्रिया को एकीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे देशी रियासत थे, यानी कि राजा का शासन था और सभी राजा को मिलाया गया। ठीक उसी तरह जर्मनी में भी, जर्मनी एक देश है जिसमें बहुत सारे राज्य थे अलग अलग और सभी राज्य को मिलाने की कार्य किया गया था। ठीक है, जिसको जर्मनी का एकीकरण कहा गया है। ठीक है, तो जर्मनी में एकीकरण 2 बार हुआ था। पहला आपका हुआ था, देखिए डेट भी याद रखेंगे, पहला हुआ था आपका 18 जनवरी को। ठीक है, 18 जनवरी 1871 को और दूसरी बार जो हुआ आपका जो कि 3 अक्टूबर 1990 को। ठीक है, 1990 को हुआ था। तो आपका 2 बार हुआ था, एक 18 जनवरी 1871 और दूसरा 3 अक्टूबर 1990 को हुआ था। ठीक है, देखिए जर्मनी का एकीकरण परसा के नेतृत्व में हुआ था। परसा कौन था? तो परसा जर्मनी का अंदर में ही एक राज्य था जो कि जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज था परसा। ठीक है, और परसा का जो राजा था यानी कि शासक था वो कौन था? तो विलियम प्रथम थे। ठीक है, उसमें विलियम प्रथम थे और परसा का जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपका बिस्मार्क। ठीक है, बिस्मार्क के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, देखिए और जर्मनी में हर साल जो कि एकीकरण की याद में 3 अक्टूबर को जर्मनी एकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो जर्मनी में एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखते हैं। कहता है कि जर्मनी के एकीकरण के कारण निम्न है। ठीक है, बाधाएं निम्न थी। कौन कौन सी बाधाएं थी? तो पहला आपका जो बाधा था वो क्या था कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था, जो कि सबको मिलाना क्या थी? एक बाधा ही थी। ठीक है, और दूसरा आपको लिखना है कि यहाँ के राज्यों में राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक में विषमताएं थी। सभी मतलब टूटे फूटे थे, सब बिखरे थे। ठीक है, और तीसरा आपको लिखना है राष्ट्रवाद की भावना था। यहाँ पे किसी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं थी अपने देश के लिए कुछ करने का। ठीक है, तो ये सब था इसका बाधाएं जर्मनी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न कहता है कि मेटरनिक युग क्या है। मेटरनिक युग क्या है? ठीक है, तो मेटरनिक कौन थे? पहले मेटरनिक के बारे में समझते हैं। मेटरनिक जो थे आपका ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है, चांसलर बोले तो प्रधानमंत्री। और मेटरनिक का पूरा नाम क्लेमस वॉन मेटरनिक था, जिसका जन्म 15 मई 1773 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 जून 1859 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में हो गया था। ठीक है, तो मेटरनिक युग किसे कहते हैं? तो देखिए मेटरनिक ने 1815 से 1848 तक ऑस्ट्रिया में शासन किया। इसी काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, जिसे हमारे इंडिया में गांधी युग के नाम से जाना जाता है। शायद 1915 से 1948 के बीच के युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी तरह 1815 से लेकर 1848 तक। ठीक है, सेम 1915 से 1948 तक गांधी युग के नाम से जाना जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो लिखने में डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन को आप लोग। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। 1848 में जब फ्रांस में क्रांति हुई थी उसका कारण क्या थे? ठीक है, तो देखिए आपका आंसर होगा 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण निम्न थे। ये लाइन आपको लिखना है। दूसरा आपका फर्स्ट में लिखना है कि लुई फिलिप की कमज़ोर एवं उदारवादी नीति का होना। ठीक है, लुई फिलिप कौन था? तो लुई फिलिप फ्रांसीसी लोगों का राजा था, यानी कि फ्रांस के राजा थे। ठीक है,
जिन्होंने 1830 से 1848 तक शासन किया था फ्रांस में, ठीक है। और जब 1848 में फ्रांस में क्रांति हुई तो जो फ्रांस के राजा थे लुई फिलिप, उनको अपने गद्दी को छोड़कर भागना पड़ गया था, ठीक है। ये सब बात आपको रखना याद, ठीक है। ठीक है, दूसरा आपको लिखना है कि लुई फिलिप की असफल विदेश नीति का होना। लुई फिलिप का असफल विदेश नीति था, नियम था, जिसके कारण ये क्रांति हुई, ठीक है। और तीसरा आपको लिखना है कि राज्य में भूखमरी एवं बेरोजगारी का बढ़ावा। और फ्रांस के राज्य में मतलब भूखमरी और बेरोजगारी का बढ़ावा हुआ, जिसके कारण ये हुआ कि फ्रांस के जनता लोग क्रांति में आ गए, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ कि लुई फिलिप को भागना पड़ गया अपने गद्दी को छोड़कर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो देखिए आंसर देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधक बना हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रिया का भूमिका क्या थी, तो ऑस्ट्रिया इन दोनों के एकीकरण में बाधा बना हुआ था। वो इसलिए क्योंकि 1830 की क्रांति के बाद इटली में जो नागरिक आंदोलन शुरू हुआ उसे ऑस्ट्रिया के चांसलर जो मेटरनिक ने दबा दिया था, इसीलिए इसको बाधा माना गया, ठीक है। जिसके कारण इटली का एकीकरण रुक गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया क्या था, तो बाधा बना हुआ था, ठीक है, इन दोनों के एकीकरण में। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपको ये PDF चाहिए तो बने रहे लास्ट तक। वीडियो के लास्ट में आपको बता दिया जाएगा कि PDF कहाँ आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हर साल लगभग पूछा जाता है, ठीक है। देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से कि 1904-05 के रूस जापान युद्ध में रूस एक छोटे से देश जापान से पराजित हो गया, ठीक है। रूस जो एक छोटे सा देश जापान से हार गया, जिसके कारण क्या हुआ कि रूस की जनता अपने ही सेना के विरुद्ध में रोटी दो का नारा लगाते हुए सेंट पीटर्सबर्ग के महल की ओर जा रहे थे, ठीक है। तो जार की सेना ने निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। तभी जार के लोगों ने, उनके सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी जनता के ऊपर, ठीक है, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए। और उस दिन रविवार का दिन था, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, खून की एकदम पूरा सबको मार दिया लगभग। और उस दिन रविवार का दिन था, जिसको हम खूनी रविवार के नाम से जाना जाते हैं या फिर लाल रविवार के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यह घटना जो हुई थी आपका 9 जनवरी 1905 को हुई थी, ठीक है। 9 जनवरी 1905 या नए कैलेंडर के मुताबिक 22 जनवरी 1905 को हुई थी, ठीक है। 22 जनवरी 1905 ये डेट भी आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, कि खूनी रविवार कब हुआ था। तो 9 जनवरी 1905 को नए पुराने कैलेंडर के मुताबिक और नए कैलेंडर के अनुसार 22 जनवरी 1905 को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है शीत युद्ध से आप क्या अभिप्राय है। शीत युद्ध किसे कहते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको लगभग 200 से 300 के आसपास क्वेश्चन कराया जाएगा पूरे सोशल साइंस में, और सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, एग्जाम में आने वाले सब प्रश्न होंगे, ठीक है, और सब आसान भाषा में होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि वैसा युद्ध जिसमें दो देशों के बीच तनाव का वातावरण रहता है जबकि वास्तव में युद्ध नहीं होता है, ठीक है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। इसमें एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं, यानी कि ऐसा माहौल जिसमें लड़ाई ना हो, युद्ध ना हो, लेकिन ऐसा लगे कि युद्ध होने वाला हो लेकिन वो ना हो, उसी को शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग गांव में देखे होंगे कि एक घर दूसरे घर से मतलब बोलते हैं, वैसे युद्ध होता नहीं, मतलब झगड़ा होता नहीं, बल्कि एक दूसरे से जलते रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 7 नंबर की होची मिन मार्ग क्या है। देखिए पहले होची मिन के बारे में समझते हैं। तो होची मिन उत्तरी वियतनाम के पूर्व राष्ट्रपति थे और इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापक भी थे, जिसकी स्थापना 1930 में की गई थी, ठीक है। किसके स्थापना, तो इंडो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो होची मिन ने की थी, ठीक है। तो देखिए होची मिन मार्ग क्या है, तो देखिए होची मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया सीमा के क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम
तक जाने वाला मार्ग था। होची मिन्ह मार्ग क्या है? एक रास्ता है जो कि हनोई से लाओस, कंबोडिया और दक्षिण वियतनाम तक जाता है, यानी कि 4-5 राज्यों से गुजरता है, जिसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़कें निकलकर जुड़ी हुई है। अमेरिका इसे अनेकों बार क्षतिग्रस्त किया, परंतु इसे पुनः ठीक कर दिया गया। देखिए एक ऐसा मतलब रोड है, बोले तो भूल भुलैया रोड है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे रोड जुड़े हुए हैं एक रोड के चारों तरफ और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, ठीक है, और जिसमें जो जाता है वो खो जाता है, ठीक है, उसी को कहते हैं, ठीक है, होची मिन्ह मार्ग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? ठीक है, देखिए तुर्की के सुल्तान खलीफा को, जो कि तुर्की के सुल्तान थे, खलीफा थे, इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था, ठीक है, इस्लाम धर्म का गुरु माना जाता था। ब्रिटेन सरकार द्वारा 1919 में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया। इसी कारण भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। तुर्की के जो सुल्तान थे वो क्या थे कि इस्लाम धर्म के गुरु थे, ठीक है, तो तभी ब्रिटेन सरकार ने 1919 में खलीफा पद को ख़त्म कर दिया, यानी गुरु के पद को समाप्त कर दिया। इसके कारण यह हुआ कि भारत के लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, जिसको हम खिलाफत आंदोलन कहते हैं, ठीक है। और खिलाफत आंदोलन 23 नवंबर 1919 को नई दिल्ली में शुरू की गई थी, ठीक है, 23 नवंबर 1919 को, ठीक है, 23 नवंबर 1919 को नई दिल्ली में, और इसको समाप्त कर दिया था 1922 में, ठीक है, 1922 तक ये युद्ध चला गया था। और 1919 में और भी बहुत सारे चीज़ हुए थे, घटना, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं? रोलेक्ट एक्ट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए आपको आंसर लिखना है कि भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं को दबाने के लिए 1919 में रोलेक्ट एक्ट लगाया गया था, ठीक है। भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं, अगर आप भगत सिंह मूवी देखेंगे तो उसमें आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रोलेक्ट एक्ट क्या है, ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब तो आप लोग एक बार मूवी को ज़रूर देखेंगे यूट्यूब पे जाके, ठीक है। तो देखिए बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटना, देखिए भगत सिंह थे और राजगुरु थे, बहुत सारे नेता जो थे, मतलब ये सब थे, और ये लोग क्या कहते अपने राष्ट्र के लिए बहुत सारी घटना किए, कहीं जाके बम फोड़ दे, कहीं किसी को लूट ले, किसी को मार दिए। तो ये सब घटना को दबाने के लिए रोलेक्ट एक्ट लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साक्षात वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता था, और इस एक्ट के तहत किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे अंग्रेज लोग, ठीक है। और इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा जाता है। देखिए ये यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून किसे कहते हैं? तो रोलेक्ट एक्ट को कहते हैं, ठीक है। इस कानून को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, और काला कानून के नाम से भी जाना जाता है किसको? रोलेक्ट एक्ट को, ठीक है, याद रहेगा। और आप लोग मूवी को जरूर देखेंगे भगत सिंह, आपको बहुत सारे 2, 3, 4, 5 मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि उससे आधारित हैं, ठीक है, वो सब आपको फिल्म की तरह आपको दिमाग में छप जाएगा, आप आराम से लिख सकते हैं जितना मर्जी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में लिखें। देखिए डॉक्टर सतपाल और किचलू की रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। डॉक्टर सतपाल और किचलू की रिहाई के लिए एक सभा बुलाई गई थी, जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल और डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्ण चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी, यानी कि 1000 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी। लोग घायल भी हुए, और जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल को कायम दिया गया, ठीक है। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर नाइट की और महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को त्याग कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो समझ गए जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। तो डॉक्टर सतपाल और किचलू के रिहाई के लिए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा बुलाया गया था, जिसमें बैठक चल रही थी। तभी जनरल और डायर ने सभी लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और सभी लोगों को मार दिया, ठीक है। और यह भी सीन आपको देखने को मिलेगा भगत सिंह में, तो इसीलिए कहते हैं आप लोग ज़रूर देखिएगा आज ही, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था?
दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। देखिए, दांडी यात्रा गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तट दांडी पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग करना था। ठीक है, यानी कि अंग्रेज के द्वारा नमक कानून लाया गया था जो कि काफ़ी महंगा था, जिससे कि आप लोगों ने देखा होगा 4-5 साल पहले कि हमारे यहाँ भी नमक का दाम अचानक से बढ़ गया था रातों रात, और बहुत सारे लोग खरीद के भी रखे थे 2-3 बोरा, हमारे घर में भी रखे थे। तो उसी तरह उस टाइम नमक के कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम से शुरू किया गया एक यात्रा था जिसको दांडी यात्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था, और इसको कब ख़त्म किया गया था तो 6 अप्रैल को। ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल आता, तो 6 अप्रैल को ख़त्म कर दिया था, अप्रैल। ठीक है, और एक लगभग कुल मिला के 24 दिन चला था। ठीक है, 24 दिन का ये यात्रा था। ठीक है, 24 दिन का यात्रा था। और आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि दांडी यात्रा का कहाँ से शुरू किया गया था, तो आप कहेंगे साबरमती आश्रम से। ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है चंपारण सत्याग्रह का संक्षेप विवरण दे। चंपारण में जो सत्याग्रह का आंदोलन हुआ था उसका बारे में लिखना है, उसके बारे में। ठीक है, देखिए आपका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था तो 1917 में हुआ था। कहाँ? चंपारण में। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य चंपारण के किसान को 3 कठिया पद्धति से मुक्त दिलाना था। ठीक है, 3 कठिया पद्धति क्या है? देखिए, इस पद्धति में किसान को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। देखिए, 3/20 का मतलब हुआ कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है। ठीक है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, और 20 कट्ठे में आपको 3 कट्ठा में आपको नील की खेती करना है, ये इसका नियम था। ठीक है, जिससे भूमि का उर्वरक क्षमता कम हो जाती थी, और उपजे हुए नील को अंग्रेज द्वारा अपने मनमाने दाम पर लिया जाता था, जिससे किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, काफ़ी ख़राब हो गई थी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। ठीक है, देखिए सत्याग्रह क्या था, चंपारण सत्याग्रह क्या था, तो कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेज के द्वारा 3 कठिया पद्धति लागू किया गया था। 3 कठिया में क्या था कि 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा में नील की खेती करना है, और वो भी अंग्रेज़ खरीद लेंगे, वो अपने मनमाने दाम पर, आपको डरा के धमका के जो मर्जी आपको कुछ पैसे दे ना दे वो आपको ले लेंगे। ठीक है, और नील की खेती करने के बाद आपको दूसरा कोई अनाज उसमें उपजाऊ नहीं होता था। ठीक है, और इसी को यानी कि ख़त्म करने के लिए चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। देखिए आपका आंसर लिखना है कि असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वर्ष 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने पहली बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन में किसान, मजदूर, आदिवासी सबों ने भाग लिया, इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा गया है। ठीक है, और असहयोग आंदोलन कब हुआ था ये सभी आपको क्वेश्चन में आएगा। तो देखिए असहयोग आंदोलन 15 सितंबर 1920 को स्टार्ट हुआ और यह 1922 तक चला। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान भारतीयों ने अपने सरकारी शिक्षा संस्था, सरकारी सेवा और विदेश के सामान को सभी को बहिष्कार किया। ठीक है, यानी कि असहयोग किया। ठीक है, अंग्रेज़ों का जितने भी सामान थे उनके स्कूल में जाना बंद कर दिया, उनके नौकरी करना बंद कर दिया, उनके कपड़े पहनना बंद कर दिया, सभी ने मिलकर ये काम किया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कहता है कि बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए मध्यम वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है, मध्यम वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग कहा गया है। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुई। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि बुर्जुआ वर्ग देखिए बुर्जुआ वर्ग क्या है, तो बुर्जुआ वर्ग की जो उत्पत्ति जो हुई थी, ये शब्द की उत्पत्ति आपका मध्ययुगीन फ्रांस में हुई थी। ठीक है, मध्ययुगीन फ्रांस में हुई थी, जहाँ इसका अर्थ होता है कि दीवार से घिरे शहर का निवासी। ठीक है, ऐसा शहर जो दीवार के से घिरे हुए हैं और उनके अंदर रह रहे निवासी को बुर्जुआ वर्ग के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप सिंधु घाटी सभ्यता देखेंगे कि वहाँ के शहर मतलब दीवार से घिरे हुए थे। ठीक है, तो ठीक उसी तरह
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई। देखिए आप आंसर लिखना है कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप शहरों में बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाए गए, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाएं औद्योगिकरण के बाद, ठीक है, जिसमें काम करने वाले मजदूर को ग्रामीण क्षेत्रों से लाया गया। इन मजदूरों के रहने के लिए कोई खास प्रबंधक नहीं किया गया था, जिसके कारण ये मजदूर फैक्ट्री के आसपास रहने लगे, जहां उनके ना तो अच्छा पानी, ना बिजली और ना ही सफाई इत्यादि था। इस प्रकार से स्लम पद्धति या स्लम बस्ती की शुरुआत हुई। समझे क्वेश्चन को। देखिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप यानी जब औद्योगिकरण हुआ तो बहुत सारे बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लग गए, ठीक है, शहर में। तो वहाँ पे काम करने के लिए गांव से लोग गए, उनको रहने की जगह नहीं मिला, ठीक। तो उन्होंने क्या किया कि फैक्ट्री के अगल बगल में झोपड़ी बना दिया, अपना जो भी हो, तिरपाल का हो या फिर झुग्गी बोल सकते हैं, जो भी मतलब बना दिया, ठीक है। वहाँ के लोगों को बहुत सारी समस्या थी, ना पानी मिलता था, ना बिजली और ना ही ठीक से सफाई। तो इसके जो बस्ती जो बने थे उसी को हम स्लम पद्धति या फिर स्लम बस्ती के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का निर्माण मानव के द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा कारखानों में किया जाता है, ठीक है, समझ गए। औद्योगिकरण की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी। औद्योगिकरण में बड़े पैमाने पर उत्पाद होता है। देखिए औद्योगिकरण उसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए अब पहले चरखा चलाया जाता था, ठीक, कपड़े सीने के लिए, बुनने के लिए। फिर औद्योगिकरण के बाद क्या हुआ कि वही कपड़ा एक साथ 1000 कपड़ा मशीनों में बनने लगा। तो क्या हुआ, औद्योगिकरण हुआ, ठीक है। यानी कि वैसा काम जो हाथ से होने वाले काम को मशीनों के द्वारा करने लगे तो उसी को औद्योगिकरण कहते हैं, ठीक है, समझिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के बीच किन्हीं दो विभिन्नताओं का उल्लेख करें। यानी कि गांव और शहर के जीवन में क्या क्या अंतर है उनके बारे में आपको लिखना है, बस 2 लाइन, ठीक है। देखिए पहला आपको लिखना है ग्रामीण लोग के आजीविका का साधन कृषि पशुपालन होता है। यानी गांव के लोग अक्सर अपने जीवन यापन के लिए कृषि करते हैं, खेती करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं, यानी गाय भैंस पालते हैं, ठीक है। अगर वहीं देखा जाए जबकि नगर यानी कि शहर के लोग अपने जीवन यापन के लिए धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, ठीक है। इनका ये मतलब जीवन यापन के लिए है, शहर के लोग के लिए, ठीक है। और दूसरा आपको लिखना है ग्रामीण में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात आदि का व्यवस्था का अभाव है। ग्राम में क्या है कि स्वास्थ्य यानी कि हॉस्पिटल वगैरह हो गया, यातायात कहीं जाने के लिए आपको खड़े रहना पड़ेगा। आज भी ऐसा बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको वहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा, गाड़ी आएगी वो भरेगी तब आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में आपको क्या अच्छी शिक्षा मिलेगी, कोई मतलब डॉक्टर मिलेंगे, अस्पताल मिलेंगे और आने जाने की सारी सुविधा तुरंत मिल जाएगी। आप रोड पे गए, आपको गाड़ी मिल गया। तो ये आपको 2 लिख देना था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है विश्व बाजार किसे कहते हैं। विश्व बाजार किसे कहते हैं, वर्ल्ड मार्केट, ठीक है। देखिए वैसा बाजार जहां विभिन्न देशों की वस्तु आम लोगों के लिए उपलब्ध हो उसे विश्व बाजार कहते हैं। यानी कि वैसा बाजार जहां पर पूरे दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के सामान एक जगह हो, ठीक है, यानी सभी देशों से सामान आया हो एक जगह और वह आम जनता के लिए हो, ठीक है, तो उसी को विश्व बाजार कहते हैं, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आर्थिक संकट किसे कहते हैं। देखिए वैसा स्थिति जब कृषि, उद्योग तथा व्यापार का विकास रुक जाता हो। वैसा स्थिति जब उद्योग ना हो, कृषि ना हो, व्यापार ना हो, ये सारी स्थिति रुक जाता है। लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बैंक और कंपनियां दिवालिया हो जाती तथा वस्तु और मुद्रा दोनों बाजार में कोई कीमत ना रह जाए तो इसे आर्थिक संकट कहते हैं या फिर आर्थिक मंदी भी कह सकते हैं, ठीक है। आर्थिक मंदी या आर्थिक संकट दोनों कह सकते हैं इसको, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। भूमंडलीकरण किसे कहते हैं। देखिए विश्व के सभी राष्ट्रों का आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से एक साथ जुड़ना भूमंडलीकरण कहलाता है। यानी कि विश्व के सभी राष्ट्रों को, यानी कि सभी देश
आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से एक साथ जुड़ना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको 20 यानी कि 20 क्वेश्चन करा दिए। अगले वीडियो में आपको भी 20 से 25 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो बने रहे हमारे चैनल पर। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप में, कॉल आपको नहीं लगेगा। ठीक है, देखिए नंबर लिख लीजिए आप 195 होगा यहाँ पे 19523। ठीक है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, आपको हम ग्रुप में जोड़ देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप। जो पहले से जुड़े हैं उनको तो PDF मिलते रहेगा, और जो नहीं जुड़े हैं आप इसमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा और बहुत सारी PDF नोट्स आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।